डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप सभी प्रेपोजिशन से रिलेटेड सभी तरीके के रूल्स पढ़ चुके हैं। प्रेपोजिशंस कितने तरीके के होते हैं, साथ में उनको यूज करने में कौन कौन से रूल्स का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रूल्स से भी ज्यादा जरूरी है कि अनेक बार अनेक शब्दों के साथ कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज किया ही जाता है, भले वहां पर रूल लागू होता हो या नहीं होता हो, जिन्हें हम लोग एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस कहते हैं। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, रटे होना चाहिए। ऐसी बहुत सी वर्ब्स हैं, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद कुछ पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस का यूज होता है, भले वह रूल लागू हो या नहीं हो। तो उन्हें आपको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। ज्यादा आप अच्छी बुक से कुछ ना कुछ आप पढ़िए ताकि आपको इनकी जानकारी मिल सके। प्रेपोजिशंस ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सेंटेंस को इनलार्ज करने के लिए, यानी कुछ नाउन्स को दूसरे नाउन से जोड़ते हैं, उनमें कुछ रिलेशनशिप बताते हैं, क्योंकि इनका यूज नाउन के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और साथ में ये उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन बताते हैं। जैसा कि हम लोग प्रेपोजिशन को दो भागों में अगर बांट दें तो PRE प्री एंड देन POSITION पोजीशन। सो प्री पोजीशन, प्रोनाउंसिएशन है प्रेपोजिशन, तो किसी नाउन के पहले आकर सेंटेंस में अन्य शब्दों से उसका रिलेशन बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं। अब मैं आपको सारे रूल्स सीखने के बाद, कितने तरीके के ये प्रेपोजिशंस होते हैं ये जानने के बाद, साथ में जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस की लिस्ट हमारी युवाम की ग्रामर बुक में दी हुई है, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद अब बैंक पीओ, बैंक क्लर्क जो कि IBPS, SBI, RBI, RRB और साथ में जो सिमिलर एग्जामिनेशंस इंश्योरेंस सेक्टर्स के हैं, उनमें प्रेपोजिशन से रिलेटेड पूछे हुए क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज के रूप में हमारी बुक में हमने दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1, आइए उनको अब हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं। सो आपके सामने है सेंटेंस नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा। पायल ऑलवेज केप्ट हर ड्रम बिसाइड्स हरसेल्फ एंड शी प्लेड इट वाइजली। देखिए, ड्रम्स का मतलब यहाँ पर जो तबला वगैरह है उससे रिलेटेड है कि पायल अपने जो तबला है उसे हमेशा अपने पास रखते हैं और उन्हें बहुत वाइजली प्ले करती है, यानी उनको बजाती है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन दिया हुआ है उसके आधार पर इसमें एक ही प्रेपोजिशन है, वो है बिसाइड्स। अब यहां पर आपको बिसाइड और बिसाइड्स में, यानी एक प्रेपोजिशन होता है बिसाइड और एक है बिसाइड्स, दोनों में अंतर मालूम होना चाहिए। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त कोई एक चीज है, उसके अलावा अन्य चीज का होना। जैसे मैं कहूं कि बिसाइड्स ए कार आई हैव ए स्कूटर ऑल्सो, कि कार के अलावा, कार के अतिरिक्त मेरे पास स्कूटर भी है। पर बिसाइड का मतलब, जैसा कि ये शब्द आप अलग अलग तोड़े, बी और साइड, इसका मीनिंग है के बगल में, बी साइड यानी के बाजू में होना, के बगल में होना। तो मीनिंग है कि पायल अपने ड्रम्स को अपने पास या अपने बाजू में रखती थी और उन्हें बहुत वाइजली प्ले करती थी। तो यहां पर बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड होना चाहिए। ये एस यहां से हटेगा और एक एस अगर बिसाइड में जोड़ दें तो ये एडिशनल हो जाता है। तो मान लीजिए एक चीज के एडिशन में कोई दूसरी चीज है तो हम लोग बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो यहां पर बिसाइड और बिसाइड्स दो प्रेपोजिशंस हैं, दोनों में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ओके, आइए सेकंड नंबर सेंटेंस देखिएगा। द डायरेक्टर आस्क्ड फ्रॉम मी व्हाट आई वाज डूइंग इन द केबिन। डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि मैं केबिन में क्या कर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो प्रेपोजिशन दी हुई है, पहले एक है फ्रॉम और एक है इन। तो इन तो यहां पर सही है क्योंकि केबिन में किसी जो सराउंडेड चीज है उसके इनसाइड होना। तो व्हाट आई वाज डूइंग इन द केबिन, इन यहां सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो फ्रॉम है ये पूरी तरह से सुपरफ्लुअस है। डायरेक्ट आस्क के बाद
ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो होगा डायरेक्टर आस्क्ड मी। कभी भी आस्क के साथ फ्रॉम का यूज मत कीजिएगा, ये सुपरफ्लुअस यूज है। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ही आस्क्ड मी और आई विल आस्क यू। फ्रॉम का यूज करना गलत है। तो बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि डिस्कस, डिस्क्राइब, इनके बाद कभी भी अबाउट नहीं आएगा। टू अटैक, तो इसके बाद कभी भी ऑन नहीं आएगा। क्लियर। इन्वेस्टिगेट समथिंग, तो इन्वेस्टिगेट के साथ इन नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो किसी भी तरीके का कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए। ओके, सो यहां से फ्रॉम हटाएंगे, जैसे कि डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा। अटैक अगर वर्ब हो तो इसका ऑन नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेट छानबीन करना तो इसका इन या इनटू नहीं आएगा। ठीक, आइए 3 नंबर सेंटेंस देखिएगा। डिस्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट्स दे फेल्ड टू रिटेन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू अनवांटेड पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। तो अपने अच्छे से अच्छे प्रयास के बावजूद जो कॉन्ट्रैक्ट उनके पास था उसको अपने पास रखने में फेल हो गए। किस कारण से? ड्यू टू अनवांटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि जो अवांछित राजनीतिक जो हस्तक्षेप होता है उसके कारण से। ध्यान दीजिएगा, डिस्पाइट के साथ कभी भी ओ एफ ओ का यूज नहीं होता, लेकिन इंस्पाइट के साथ हमेशा ओ का यूज होता है। इंस्पाइट ओ, लेकिन डिस्पाइट के साथ ओ ओ एफ ओ का यूज नहीं होता। तो ये बहुत अच्छे से मान लीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही है, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। बस अंतर है, मीनिंग तो दोनों का एक ही है। आप यहां पर इंस्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता और इंस्पाइट के साथ होता है। ओके, आइए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है देखते हैं। ऑल ऑफ यू शुड हैव कंप्लीट फेथ एंड डिवोशन टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। अब ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझिएगा। कभी कभार हम दो वर्ब को, दो एडजेक्टिव को या दो नाउन को ए एन डी एंड से जोड़ते हैं। जैसे यहां पर ए एन डी एंड से आपने फेथ और डिवोशन को जोड़ा। आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिएगा। अब मान लीजिए इन एंड से जुड़ने वाले दोनों शब्दों के साथ अगर अलग अलग वर्ब, सॉरी, शब्दों के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन का अगर यूज होता है तो हमें दोनों के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगाना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, मैंने कहा कि मेरी ये किताब आपकी किताब से अलग है और बेटर है, यानी बेहतर है। सो मैं कहूंगा माई बुक इज डिफरेंट एंड बेटर देन योर बुक। तो ये सेंटेंस गलत है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा माई बुक इज डिफरेंट, तो यहां पे डिफरेंट एक एडजेक्टिव यूज किया एंड से मैंने यहां पे जोड़ दिया बेटर देन योर्स, इसके पहले जो भी सेंटेंस था। अब रूल ये है, डिफरेंट के साथ कभी भी देन नहीं आता, डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है, और बेटर चूंकि कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके बाद देन का यूज होता है। अब यहां डिफरेंट के साथ चूंकि फ्रॉम होता है, अगर आपने यहां फ्रॉम का यूज नहीं किया तो ये डिफरेंट और बेटर दोनों के साथ ही देन को लगा हुआ माना जाएगा। और ऐसा कह देना कि माई बुक इज डिफरेंट देन योर्स, तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत होता है। पर ये सही है कि माई बुक इज बेटर देन योर्स, तो बेटर के साथ तो देन होगा, लेकिन अब इस देन को इस डिफरेंट के साथ भी लगा हुआ माना जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसलिए डिफरेंट के साथ जो प्रेपोजिशन का यूज होता है वह है फ्रॉम, तो यहां पर फ्रॉम लगाना ही चाहिए। क्लियर? तो ये तो मैंने एक एडजेक्टिव का बताया। ठीक ऐसे मान लीजिए मैं कहूं कि मुझे आप में पूरी फेथ है, तो मैं कहूंगा आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू। तो फेथ के साथ क्या आया? इन। और उनका आई हैव डिवोशन टुवर्ड्स यू, तो डिवोशन के साथ क्या आया? टुवर्ड्स।
यहां पर ऐसे ही दो नाउन जोड़े, फेथ और डिवोशन। फेथ के साथ किसी में आस्था होना तो इन आना चाहिए, और डिवोशन के साथ टूवर्ड्स आता है। तो यहां पर पार्ट 2 में आपको फेथ के साथ इन लगाना चाहिए, तभी ये सेंटेंस सही होगा। तो सेंटेंस होगा, ऑल ऑफ यू शुड हैव कंप्लीट फेथ इन, मीन्स इन योर पेरेंट्स। मान लीजिए ये नहीं होता, इतना था पार्ट, एक बार छोड़ दीजिए, तो क्या बनता है? ऑल ऑफ यू शुड हैव कंप्लीट फेथ इन योर पेरेंट्स। तो इन आता है ना, तो यहां पर ये इन लगाना जरूरी है। ये ग्रामर का एक एडवांस्ड लेवल रूल है, जो आप लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए। ओके, फिर सुन लीजिए, यदि आप दो शब्दों को, जो दोनों नाउन हो सकते हैं, दोनों एडजेक्टिव हो सकते हैं, इवन दोनों वर्ब भी हो सकते हैं, अगर इन्हें एंड से जोड़ा जाए दो को, और दोनों के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज अगर होता हो, तो आपको अलग अलग प्रेपोजिशन यूज करना चाहिए। केवल एक प्रेपोजिशन लास्ट वाले शब्द के साथ वाला दोनों में काम नहीं करेगा। हां, अगर ये दोनों में सिमिलर होता, टूवर्ड्स, फेथ पर ऐसा शब्द होता जिसका टूवर्ड्स ही लगता, क्लियर, जैसे डेडिकेशन होता, तो फिर ये टूवर्ड्स चल जाता। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हम ये होना चाहिए फेथ इन। ओके, सेकंड पार्ट में एरर बताएंगे। आइए 5th नंबर सेंटेंस, यू शुड नॉट डिस्कस अबाउट योर पर्सनल प्रॉब्लम विद एनीवन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन। बहुत अच्छा सेंटेंस, एंड ऑल्सो वेरी गुड एडवाइस ऑल्सो, कि आपको अपने व्यक्तिगत मामले अपने माता पिता की आज्ञा के बिना किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो मैंने अभी हाल ही में आपको कहा, देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच डोंट टेक एनी प्रेपोजिशन आफ्टर देम, दे आर डायरेक्टली फॉलोड बाय देयर ऑब्जेक्ट्स, जिनमें आस्क भी मैंने बताया था, इन्वेस्टिगेट बताया था, अटैक बताया था, डिस्कस बताया था, एंड यू विल गेट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सच टाइप ऑफ वर्ड्स in our UAM grammar book. Okay, so you can read UAM grammar book, in which you will find the complete list of such type of words which are not followed by any preposition, they are directly followed by object. Okay, so yahan discuss, we discuss something. Okay, we discuss about something नहीं होगा। okay? हाँ, अगर ये नाउन होता डिस्कशन अबाउट समथिंग तो हो सकता है, लेकिन वर्ब है तो इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए, यानी अबाउट का यूज यहां पर सुपरफ्लुअस है। ओके, नेक्स्ट आइए, बोथ ऑफ देम आर सिस्टर्स, वे दोनों क्या है? सिस्टर्स, बट ओनली द यंगर वन क्लोजली रिजेंबल्स विद देयर मदर, लेकिन केवल जो छोटी वाली है, यानी छोटी वाली सिस्टर है, वही अपनी मां से मिलती है, लुक लाइक समबडी एंड समथिंग, यानी उसके लाइक उसी जैसी दिखती है, उसी से रिजेंबल करते हैं, यानी हाव भाव में, चेहरे में, शरीर में किसी दूसरे के समान होना। तो रिजेंबल एक बहुत अच्छी वर्ब है, लेकिन जैसा मैंने आपको अभी भी कहा, कुछ वर्ब्स के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, तो रिजेंबल के साथ भी कभी भी विद का यूज नहीं होता। अब देखिए, इस तरीके के सेंटेंस 6 में से 3 तो आ चुके हैं, तो यहां बहुत कठिन रूल के बजाय आपको रेगुलर कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ते रहना चाहिए, ताकि आपको ऐसी वर्ब्स की जानकारी, और पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है किसके साथ क्या प्रेपोजिशन आता है और किसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। तो रिजेंबल के साथ कभी भी विद का यूज नहीं किया जाता, रिजेंबल इज डायरेक्ट फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। ओके, सो बहुत अच्छा रूल, लेकिन 4th में जो मैंने रूल बताया है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट से गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। 7th नंबर सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड सजेस्टेड मी दैट आई शुड क्विट द लोकल कंपनी एंड ज्वाइन ए मल्टीनेशनल कंपनी फॉर ए बेटर फ्यूचर, कि मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे लोकल कंपनी छोड़ देना चाहिए और कोई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करना चाहिए बेटर फ्यूचर के लिए। ठीक, अब देखिए यहां पर एक स्ट्रक्चर गलती है, 4 जो प्रेपोजिशन है ये तो बिल्कुल सही है,
लेकिन यहां एरर ये है, यदि आप सजेस्ट वर्ब का स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर है वी सजेस्ट समथिंग टू समबडी। डायरेक्टली सजेस्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, यानी सजेस्ट का डायरेक्टली वी सजेस्ट समबडी नहीं आएगा, वी सजेस्ट समथिंग टू समबडी। आप मीनिंग समझ लोगे, हम किसी चीज को किसी को सजेस्ट करते हैं। क्लियर? तो यहां पर डायरेक्टली ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया ये नहीं आएगा। अब जो यहां पर समथिंग नहीं है तो समथिंग यहां पर आ गया बाद में, तो फिर इस मी के पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। जैसे द काउ गिव्स अस मिल्क, हम इसको कह सकते हैं द काउ गिव्स मिल्क टू अस। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर जो है वो या तो होना चाहिए सजेस्ट समथिंग टू समबडी। अब समथिंग यहां पे नहीं है तो फिर ये टू लगाना जरूरी है, यानी इस वर्ब पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे कि टॉक, अगर आप टॉक कहते हैं तो वी टॉक टू समबडी और वी टॉक विथ समबडी, प्रेपोजिशन लगा। ठीक ऐसे सजेस्ट के बाद भी यह प्रेपोजिशन लगेगा, तो कुछ के साथ लगता है और कुछ के साथ नहीं लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, और रेगुलरली पढ़ने से आपको ये चीजें पता चलती रहती है। ओके, आइए 8th नंबर। आई वॉज प्लीज्ड टू हियर दैट ऑल ऑफ यू अराइव्ड एट होम सेफली, यानी मुझे ये जानकर अत्यंत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हूं कि आप सब लोग सुरक्षित घर पर पहुंच गए। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ब और मूवमेंट के साथ इवन गो, कम, अराइव, रीच, अगर होम का यूज करें तो इनके बीच में कभी भी एट नहीं आएगा। पर यदि गो, कम के साथ अगर हाउस का यूज करें तो फिर टू का यूज होता है। जैसे आई गो टू हाउस, आई गो टू सम प्लेस, कोई भी, आई गो टू द मार्केट, आई गो टू ऑफिस। पर अगर होम है तो होम और उस मोमेंट वाली वर्ब के बीच में एट या टू का यूज नहीं होगा। आई गो टू होम नहीं होगा, आई गो होम। क्लियर? तो यहां पर एट का यूज सुपरफ्लुअस है। ओके, नेक्स्ट आइए 9th नंबर सेंटेंस में। इट इज अगेंस्ट द कॉमन कर्टसी टू एंटर इनटू समबडीज हाउस विदाउट नॉकिंग एट द गेट, कि ये जो एक सामान्य जो शिष्टाचार होता है, जो कॉमन कर्टसी है, कर्टसी का मतलब शिष्टाचार, तो किसी के घर में दरवाजे को बिना खटखटाए अंदर चले जाना, ये कोई सामान्य शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार क्या है कि किसी के भी घर पे आप जाएं तो चाहे आप बेल यानी घंटी बजाएं या फिर आप नॉक करें और उसके बाद उनकी परमिशन मिले तब हम उनके घर में एंटर करें। ठीक, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझिएगा। रूल ये है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि आस्क, डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, अटैक। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी है जैसे कि टॉक, सजेस्ट, इनके बाद और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ प्रेपोजिशन आता है। जैसे कि इवन लिसन टू समबडी एंड समथिंग, तो टू आएगा ही आएगा, पर हियर के साथ नहीं आएगा। लेकिन एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ इनटू आता भी है और नहीं भी आता है। अंतर समझिएगा, यदि आप किसी बिल्डिंग में, किसी रूम में, किसी कंपाउंड में, यानी कोई दीवार वगैरह से चारों तरफ कुछ बना हुआ है, किसी कैबिन में अगर एंटर करते हैं तो इनके साथ कभी भी एंटर के साथ इनटू नहीं आता। एंटर द रूम, एंटर द हाउस, एंटर द बिल्डिंग, एंटर द केबिन, मीनिंग समझना। लेकिन अगर दो लोग कोई एग्रीमेंट करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, कोई ट्रीटी करें, कोई समझौता करें जिसे कहना चाहिए, तो फिर इनटू का यूज होता है एंटर के साथ। जैसे बोथ द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सॉल्व द डिस्प्यूट, कि दोनों पार्टी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट किया। तो क्या बोला मैंने? बोथ द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट,
एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सॉल्व द डिस्प्यूट, तो फिर इनटू का यूज होता है। यहां तो किसी के मकान में घुसने की बात है, somebody's हाउस, बिल्डिंग, रूम, केबिन, कंपाउंड, यानी कोई ऐसी जिसमें चारों तरफ से कुछ सराउंडेड वॉल बनी हुई हो, दीवार बनी हुई, फेंसिंग बनी हुई, उसमें अगर एंटर करते हैं तो फिर इनटू का यूज नहीं होगा। पर एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटी, ऐसे कुछ हम लोग साइन करें, ऐसा कुछ हो, तो फिर उनका इनटू का यूज होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहां पर एंटर समबडीज हाउस होगा। बोलचाल में सामान्यतः लोग इसको गलत यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, आइए कम ऑन नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। आइए 10th, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल माई फ्रेंड्स फॉर शोइंग सिंपैथी एंड काइंडनेस विद मी। ध्यान दीजिएगा यहां पर काइंडनेस किसी के प्रति दिखाते हैं तो काइंडनेस के बाद टू का यूज होता है, इसलिए यहां पर विद का यूज नहीं होगा। ठीक, लेकिन सिंपैथी के साथ विद का यूज तो हो सकता है, पर काइंडनेस के साथ नहीं होता, इसलिए यहां पर किसका यूज होना चाहिए? टू का यूज होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर सिंपैथी के लिए जो मेरा सोचना है और जो मैं पढ़ पाया हूं, जो समझ पाया हूं, सिंपैथी के साथ फॉर का यूज, सिंपैथी फॉर समबडी, आई हैव सिंपैथी फॉर यू, तो यहां पर भी हमें यानी एरर तो फोर्थ पार्ट में मान लेंगे हम लोग, होना चाहिए यहां पर तो फॉर सिंपैथी फॉर एंड काइंडनेस टू मी। काइंडनेस के बाद टू का यूज होता है, विद या फॉर का यूज नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट 11th। We have observed that many good programs suffer of the shortage of funds and other resources. हमने ऐसा ऑब्जर्व किया, देखा, महसूस किया कि बहुत से अच्छे प्रोग्राम्स फंड्स और रिसोर्सेज की शॉर्ट से सफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सफर के साथ तो हमेशा फ्रॉम का यूज होता है, चाहे बीमारी से हो या किसी तकलीफ से हो। जैसे he has been suffering from fever for last 2 days. Recall your school days when you used to write some letter, an application for sick leave. And when you wrote the sick leave, you always wrote that I have been suffering from fever for 3 days. Kindly grant me 2 days leave. So यहाँ पर of का यूज नहीं होगा, क्या आना चाहिए? From आना चाहिए। Suffer from, ये एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन यानी फिक्स्ड प्रेपोजिशन, आप इसको चेंज कर ही नहीं सकते। ओके, आइए 12th, ध्यान दीजिए ये सभी सेंटेंसेस बैंक पीओ और बैंक क्लर्क में पूछे हुए हैं। इसके बाद मैं आपको एसएससी में पूछे कुछ सेंटेंसेस करवाऊंगा। एसएससी में प्रेपोजिशन को लेकर सेंटेंसेस तो छोटे होते हैं, पर अगर एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन यानी फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, आइए तो नेक्स्ट सेंटेंस। ही नेवर अटेंडेड लेक्चर्स एंड यूज्ड टू बोरो द बुक्स ऑफ हिज फ्रेंड्स टू स्टडी फॉर द एग्जाम। कि उसने कभी भी लेक्चर्स अटेंड नहीं किए जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते थे, और हमेशा एग्जाम की पढ़ाई के लिए अपने दोस्तों से किताबें उधार लिया करता था। कौन? ये व्यक्ति। सो ध्यान दीजिएगा बोरो एक वर्ब है, वी बोरो यानी उधार लेना, वी बोरो समथिंग फ्रॉम समबडी, तो ये एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, वी बोरो समथिंग फ्रॉम समबडी, तो यहां पर ओ का यूज नहीं होगा। अगेन जैसे सफर के बाद फ्रॉम होता है, ऐसे ही वी बोरो समथिंग फ्रॉम समबडी। और ध्यान दीजिए जब कभी भी आप कोई अच्छी डिक्शनरी रेफर करें, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन, मैकमिलन, तो वाकायदा इन वर्ब्स के, नाउन्स के और एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर्स बोल्ड लेटर्स में लिखे होते हैं। आपको वो ध्यान से समझना चाहिए। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखेंगे तो क्लियरली लिखा होगा बोल्ड लेटर्स में, बोरो समथिंग फ्रॉम समबडी। इट मीन्स फ्रॉम आना चाहिए, समबडी
हिज फ्रेंड्स के पहले। ओके, आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं। 13th नंबर को देखिएगा। इट गोज टू हिज क्रेडिट दैट ही वॉज ए क्लीन मैन इन पॉलिटिक्स एज वेल एज हिज पर्सनल डीलिंग्स। कि ये बिना कुछ, इट गोज टू हिज क्रेडिट, इन उसकी क्रेडिट को जाता है कि वह राजनीति में बहुत ही साफ सुथरा व्यक्ति माना जाता है, साथ में उसकी जो पर्सनल डीलिंग्स है उसमें भी वह बहुत साफ सुथरा है। सो ही वॉज ए क्लीन मैन इन पॉलिटिक्स एज वेल एज इन हिज पर्सनल डीलिंग्स। यहां पर अलग से आपको इन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एज वेल एज से आपने इन्हें जोड़ा है। दोनों के पहले जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन कि ही इज अ क्लीन मैन इन पॉलिटिक्स एज वेल एज इन हिज पर्सनल डीलिंग्स, कि वो राजनीति में भी साफ सुथरा है, तो जो उसकी व्यक्तिगत डीलिंग है दोनों अलग अलग एरिया है। पॉलिटिक्स अलग फील्ड है उसके लिए, और जो पर्सनल डीलिंग है वो अलग एरिया है। तो दोनों के पहले जो भी एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है वह आना चाहिए। ओके, सो यहां पार्ट 4 में इन हिज पर्सनल डीलिंग्स होगा। नेक्स्ट आइए। अनलाइकली मोस्ट पीपल इन द ऑफिस डोंट कम टू वर्क, आई डोंट कम टू वर्क बाय कार। जैसा कि अधिकांश लोग ऑफिस अगर आते हैं तो उनकी तरह मैं कार से नहीं आता। ध्यान दीजिए, अनलाइकली कभी नहीं होता, प्रेपोजिशन के रूप में ये हमेशा अनलाइक होता है। क्या होता है? अनलाइक। तो ये अनलाइकली गलत है। प्रेपोजिशन जो होता है वो होता है सिर्फ अनलाइक। हमें यहां प्रेपोजिशन का यूज करना है। इसका मतलब है कि भाई मैं जो ऑफिस में जो लोग आते हैं उनकी तरह कार से ऑफिस में नहीं आता। इट मीन वो तो कार से आते हैं और मैं कार से नहीं आता हूं। तो ये दो अपोजिट आइडियाज को जोड़ने में काम आता है ये प्रेपोजिशन। और ये अनलाइक होता है, अनलाइकली तो ये एक तरीके से एडवर्ब का काम होता है। ठीक, तो इन प्लेस ऑफ अनलाइकली वी हैव टू यूज अनलाइक हियर। आइए 15 नंबर सेंटेंस। अहमद ran home and could not wait to describe about the whole chain of events that had taken place during the day। कि अहमद अपने घर को दौड़ा और बिना कुछ इंतजार किए, यानी कुड नॉट वेट, इंतजार नहीं किया, बिना इंतजार किए डिस्क्राइब अबाउट द होल चेन ऑफ इवेंट्स, की जो भी घटनाक्रम हुआ वो पूरा का पूरा क्रम से चेन के रूप में उसने डिस्क्राइब कर दिया, जो कि दिन के समय में हो चुका था। ये टेंस के हिसाब से भी देखिए पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। रूल याद कीजिए, मैंने आपसे कहा आस्क, अटैक, इन्वेस्टिगेट और डिस्कस और इवन डिस्क्राइब, इनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सो अहमद डिस्क्राइब व्हाट, क्या डिस्क्राइब किया? द होल चेन ऑफ इवेंट्स। तो डायरेक्टली इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो अबाउट इज सुपरफ्लुअस हियर। ओके, आइए नेक्स्ट। Rajiv has won a prize of $2 million which has to be shared with all his team members। कि राजीव ने $2 मिलियन का प्राइज वो जीत चुका या जीता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, which has to be shared with all his team members। ये एडजेक्टिव क्लोज है जो कि उसे अपने सभी टीम मेंबर्स में शेयर करना है। तो ये विद की बजाय टीम मेंबर्स ज्यादा लोग हैं, तो यहां पर बिटवीन की बजाय अमंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अमंग का यूज करेंगे। बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए, विद किसी अन्य व्यक्ति के साथ। ठीक, तो यहां तो जो टीम मेंबर्स है उनमें उसको शेयर करना है, इसलिए ये होगा। आइए 17। कंसिडरिंग अबाउट हर गुड क्रेडेंशियल्स, the manager offered her a job in his organization despite the lack of experience। कि जो उसके अच्छे क्रेडेंशियल्स थे, यानी जो भी उसका रिकॉर्ड रहा पास्ट का, उसके जो सर्टिफिकेट्स रहे, उसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा, उसको ध्यान में रखते हुए मैनेजर ने उसका बिना किसी एक्सपीरियंस
न होने के बावजूद भी उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ऑफर किया। ध्यान रखिएगा, ये कंसीडर एक प्रेपोजिशन के रूप में यूज होता है। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगेन ये अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है। कंसीडरिंग हर गुड क्रीडेंशियल्स, कि जो भी उसके पास रिकॉर्ड्स थे, उसके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट थे, उनको देखकर मैनेजर ने उसको जॉब ऑफर कर दिया, इसके बावजूद कि उसके पास अनुभव की कमी थी। तो कंसीडरिंग एक प्रेपोजिशन है और इसके साथ अबाउट का यूज नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग इसके बाद जो नाउन होना चाहिए उसका यूज होगा, को ध्यान में रखते हुए। आइए 18th नंबर सेंटेंस। वी मस्ट इंश्योर दैट ऑल आवर रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटराइज्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। देखिए, जब कभी भी आप फ्यूचर का कोई टाइम बताना चाहें कि भविष्य के इस समय तक हम कोई काम करेंगे, कर लेंगे, कर चुके होंगे, तो हमें उस टाइम के पहले सामान्यतया बाई का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बाई। और अगर वो फिक्स्ड टाइम है तो टिल का यूज भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम टिल 2 o'clock, टिल 2025, तो टिल भी कर सकते हैं, अप टू भी कर सकते हैं हम लोग। यहां पर बाई का यूज होगा। खासतौर से आप जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब आप पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ओके, सो यहां पर बाय नेक्स्ट ईयर होगा। आइए अगले कुछ सेंटेंस और देखते हैं। 19 नंबर। अंडर द टर्म्स ऑफ द न्यू डील, कि जो नया समझौता या जो डील हुई है, जो सौदा हुआ है, उसके अंतर्गत द चैनल कैन ब्रॉडकास्ट द नेक्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी प्लेड अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो अभी जो कहना चाहिए कि जो डील हुई है, जो एक समझौता हुआ है, सौदा हुआ है, उसके अंदर जो चैनल है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच होगा उसको ब्रॉडकास्ट कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम दो में आपस में कोई बात के लिए यूज करते हैं प्रेपोजिशन, तो वो होता है बिटवीन, और दो से ज्यादा है तो होता है अमंग। सो बिटवीन और अमंग दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान दीजिए, ऐसे और भी कुछ है, जैसे ईच अदर और वन अनदर में भी यही रूल लागू होता है। ऐसे आइदर का यूज दो के लिए होता है, एनीवन का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है, नाइदर का यूज दो के लिए होता है, नो वन का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है। ठीक ऐसे ही प्रेपोजिशंस में भी बिटवीन का यूज दो के लिए, और यदि दो से ज्यादा है तो अमंग का यूज होता है। तो यहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो ही कंट्री है, तो फिर हम लोग यहां बिटवीन का यूज करेंगे, अमंग का यूज नहीं होगा। ओके, आइए 20 नंबर सेंटेंस। द फाइंडिंग में हेल्प डॉक्टर्स गिव मोर पर्सनलाइज्ड केयर टू पेशेंट्स एंड मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ पावरफुल ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड ओवर देयर पेशेंट्स। कि द फाइंडिंग, डॉक्टर्स को ये, यानी जो नई खोज, जो फाइंडिंग्स हुई है, वो डॉक्टर्स को पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड केयर करने में हेल्प कर सकती हैं, और साथ में जो पावरफुल ड्रग्स जो पेशेंट्स को दी जाती हैं, एक क्या ऊपर के ऊपर एडमिनिस्टर की जाती हैं, उनको भी मॉडिफाई कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एडमिनिस्टर के बाद ओवर का यूज नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि यहां पर जो यूज होना चाहिए वो टू का भी, एडमिनिस्टर समथिंग टू समबडी, और वी पावरफुल ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टू देयर पेरेंट्स। तो यहां पर ओवर या ऑन का यूज नहीं करेंगे। ओके, ये था आपका 20। आइए 21 नंबर सेंटेंस। द अपोजिशन डिसरप्टेड प्रोसीडिंग्स इन द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कि जो विरोधी दल, उन्होंने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के अंदर जो भी काम काज चल रहा था, प्रोसीडिंग्स थी, उनको डिस्टर्ब कर दिया। पूरी तरीके से उनको कहना चाहिए कि डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब का मतलब अवरोध पैदा कर दिया। फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव डे, लगातार दूसरे दिन भी, एबव द प्राइड ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री। किसके बारे में? जो देश में फार्मर्स की जो बुरी स्थिति है उसको लेकर। क्लियर?
तो यहां पर एबव का यूज नहीं होगा, यहां पर ओवर द प्लाइट ऑफ फार्मर्स होगा, यानी यहां पर एबव का यूज नहीं होगा। मीनिंग है कि लगातार दूसरे दिन भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में विरोधी दलों ने जो उनका कामकाज था उसको डिस्टर्ब कर दिया। और कामकाज किसके बारे में था? वो था ओवर द प्लाइट्स ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री, जो देश में गरीब जो किसान है उनकी जो बुरी स्थिति है उनको लेकर। ओके, सो बहुत अच्छा सेंटेंस और अच्छा क्वेश्चन। ये सब पीओ के हैं, बैंक एग्जामिनेशन के लिए सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन एसएससी के सेंटेंस थोड़े छोटे होते हैं अगर कंपेयर करें बैंक एग्जामिनेशन से। आइए नेक्स्ट। Having heard all the evidence, the chairman should now be able to arrive to a fair decision. देखिए, having heard all the evidence, ये बेसिकली परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। इसका मतलब कि ये काम पूरा करने के बाद इस सब्जेक्ट ने, इस व्यक्ति ने, या जो भी नाउन होगा इसने आगे वाला काम किया, लेकिन ये वाला जो काम कर चुका है वो ये वाला व्यक्ति कर चुका है। मीनिंग है कि चेयरमैन एविडेंसेस को, पूरे एविडेंसेस को सुन चुकने के बाद, यानी चेयरमैन पूरे एविडेंसेस को सुन चुकने के बाद शुड नाउ बी एबल टू अराइव, कि अब वो इस स्थिति में होगा कि वो कोई एक फेयर निर्णय पर पहुंच सके। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। और यदि आपका सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू हो तो ये वाला एक्शन जो मेन सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के द्वारा किया हुआ माना जाता है। ठीक, तो ये चेयरमैन ही इसका सब्जेक्ट, इट मीन द चेयरमैन हैज हर्ड ऑल द एविडेंस। क्लियर? लेकिन एरर यह है कि वी अराइव एट ए डिसीजन, टू का यूज नहीं होगा, यानी अराइव एट ए डिसीजन, ये बिल्कुल फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। ओके, सो एक बहुत अच्छा सेंटेंस। आइए 23। एवरी डे ही यूज्ड टू ट्रेवल टू नियर बाई विलेज टू प्ले क्रिकेट विथ नो टेलिंग एनीवन। सो देखिए, ये विद नो टेलिंग पूरी तरीके से गलत है। ये बेसिकली जो होना चाहिए विदाउट टेलिंग होना चाहिए, विदाउट टेलिंग एनीवन। विद नो टेलिंग का कोई मीनिंग नहीं है, क्या आना चाहिए? विदाउट, बिना किसी को बताए। अब देखिए, ये टाइपिंग एरर हो सकता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये यहां पर एरर है, यहां पर एवरी और डे को अलग अलग लिखें। अब ये रेफरेंस में चूंकि आया है इसलिए मैं ये आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि देखिए, हम एवरी डे अलग अलग भी लिख सकते हैं और एवरी डे ये एक शब्द के रूप में भी होता है, लेकिन इन दोनों के मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप अलग अलग लिखते हैं तो ये एडवर्ब का काम करता है एवरीडे, यानी समय बताता है। वह रोजाना नियर बाई विलेज को यात्रा किया करता था, तो ये अलग अलग होगा एडवर्ब। लेकिन ये एडवर्ब अभी फिलहाल एडजेक्टिव का काम करता है अगर एक शब्द है तो, और इसके बाद यहां पर नाउन का यूज होता है। इस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव होता है, जैसे एवरीडे इंग्लिश, एवरीडे न्यूज, एवरीडे फिनोमेना। क्लियर? सो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शायद ये टाइपिंग एरर हो सकता है, इसलिए एवरी डे अलग अलग लिखना चाहिए। हालांकि सेंटेंस में एरर फोर्थ पार्ट में विद नो टेलिंग एनीवन, कोई मीनिंग नहीं है इसका, होना चाहिए विदाउट टेलिंग एनीवन, क्योंकि विदाउट का मतलब बिना किसी के। आइए 24। She shared all her secrets with Suman as they had been friends with childhood. ध्यान दीजिएगा, उसने अपने सारे रहस्य सीक्रेट सुमन के साथ बांट दिए, शेयर कर दिए। क्यों कर दिए? चूंकि एज का मतलब ये यहां पे कारण बताता, रीजन बताता। क्लियर? क्योंकि वो बचपन से फ्रेंड्स रह चुकी थी। तो पहले फ्रेंड्स रह चुकी, इसलिए पास्ट परफेक्ट है। हैड हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब। लेकिन जब आप कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उस टाइम के लिए हम लोग सिंस या फोर का यूज करते हैं।
यहां पर चाइल्डहुड अपने आप में एक टाइम बता रहा है, तो यहां विद का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये एक तरह से बचपन, जैसे सिंस यस्टरडे, ऐसे ही यहां पर ये पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो यहां विद की जगह पर यूज होगा सिंस का। सिंस और फॉर में बहुत बड़ा अंतर है। सिंस का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का यूज हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, यानी ड्यूरेशन के लिए, फॉर 10 days, फॉर 10 hours, फॉर 10 years। लेकिन सिंस यस्टरडे, सिंस 2005, सिंस चाइल्डहुड। क्लियर? बहुत अच्छा सेंटेंस। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो आपके सामने है 25th नंबर सेंटेंस। ही डजंट वॉन्ट टू गेट एनी क्रेडिट विथ वॉट एवर गुड ही डज टू अदर्स। देखिए मीनिंग है कि वह जो कुछ लोगों के लिए भलाई का काम करता है, क्लियर, उसके लिए वो खुद कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता है। ध्यान दीजिएगा इस पर। अब ये ही डज नॉट वॉन्ट टू गेट एनी क्रेडिट विथ वॉट गुड ही डज टू अदर्स। तो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन ही देखिए मेनली एक ही यूज हुआ है। यहां पर गेट समथिंग फ्रॉम समबडी, तो यहां पर विद का यूज नहीं होगा, हम लोग किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। फ्रॉम ओवर लास्ट फ्रॉम ओवर लास्ट 5 years, पिछले 5 जो वर्षों से भी ज्यादा, आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्विंस हिम बट विदाउट सक्सेस। कि मैं 5 साल से भी ज्यादा से उसको कन्विंस करने की, उसको राजी करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रहा हूं, बट विदाउट सक्सेस, लेकिन सफलता नहीं। ध्यान दीजिए, मैंने अभी अभी आपको कहा परफेक्ट टेंस के साथ और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ कोई काम कब से चल रहा है या कितनी ड्यूरेशन से चल रहा है, अगर यह बताना हो तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो यहां पर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्विंस हिम। तो कितने समय से होना चाहिए? फॉर ओवर लास्ट 5 years। तो ये फ्रॉम का यूज गलत, ये नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 27। यू डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड बाई योर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एंटायर वर्क इन सच ए शॉर्ट टाइम। सो देखिए, कहा जाता है वी रिवार्ड समबडी फॉर समथिंग, तो वो यहां पर है कि यू डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड पैसिव वॉइस में बाय योर सक्सेसफुल। तो ध्यान दीजिए, बोले पैसिव वॉइस में पर किसी व्यक्ति द्वारा रिवार्ड किया जाता है, लेकिन किस चीज के लिए रिवार्ड किया जाना चाहिए? तो अगेन यहां पर बाय का यूज नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर किसका यूज होगा? फॉर का यूज होगा। ओके, अगला इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखिए 28। महेश एंड सचिन live next by the post office, not far away from the station। जो महेश और सचिन है, क्लियर है, वो जो है लिव नेक्स्ट बाय द पोस्ट ऑफिस, नॉट फार अवे फ्रॉम द स्टेशन, की स्टेशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस के पास में रहते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट टू होता है, नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अगला। तो यहां बाई का यूज नहीं होगा, किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। ठीक, आइए 29 नंबर सेंटेंस। देयर हैज बीन ए फॉल फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ आवर कंपनी रिसेंटली। कि अभी हाल ही में हमारी कंपनी का जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, उसमें कुछ ना कुछ गिरावट आ चुकी या आई है। ध्यान दीजिए, अगेन देयर हैज बीन ए फॉल, फ्रॉम नहीं होगा, किसी से गिर नहीं रहा, किसी चीज में कमी हुई है, मुनाफे में कमी हुई है, तो यहां पर फ्रॉम का यूज नहीं होगा, किसका यूज करेंगे? इनका यूज होगा। ठीक, आइए 30 नंबर सेंटेंस। बीइंग ए गुड स्विमर ही कुड नॉट कीप हिमसेल्फ फ्लोटिंग इन द सरफेस ऑफ द लेक। कि
बीइंग ए गुड स्विमर, एक अच्छा तैराक होने के कारण, ये आपका जो शुरू हुआ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हुआ है। इसका सब्जेक्ट ये ही है, यानी ये जो ही है वो एक अच्छा स्विमर है, इसलिए क्या कर सकता था, ही कुड कीप हिमसेल्फ फ्लोटिंग इन द सरफेस। तो देखिए सरफेस के ऊपर की बात हो रही है कि जो झील है, लेक का मतलब झील है, उस झील की सरफेस के ऊपर की बात हो रही है। तो फिर भाई यहां इन नहीं होगा, या तो यहां पर ओवर का यूज करें या फिर ऑन का यूज करें। ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग और ओवर द सरफेस ऑफ समथिंग, तो यहां इनका यूज गलत है। या तो आप यहां पर ओवर करें या इनका यूज करें। मीनिंग समझिए, देखिए चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ, चाहे कॉमन एरर्स हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, लगभग हर तरीके के क्वेश्चंस में प्रेपोजिशंस का यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। हालांकि डे टू डे लाइफ में भी प्रेपोजिशन का लगभग हर सेंटेंस में यूज होता है, पर वहां अगर बोलचाल में कोई छोटी मोटी एरर हो जाए तो ध्यान नहीं देते, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर एरर हो गई तो मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आपको भले ही ये बहुत लिमिटेड वर्ड्स है 40-45, मैंने ये कितने तरीके के ये भी बताया, क्या है इनके इंपॉर्टेंट यूसेज है ये भी बताए हैं। साथ में जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन उनकी लिस्ट भी युवाम ग्रामर बुक में दी हुई है, तो उनको भी पढ़िए, याद कीजिए, रटिए। लेकिन बिना प्रेपोजिशन की अच्छी नॉलेज के चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन में प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे वो क्लोज टेस्ट में हो, इवन फ्रेजल वर्ब जो फिक्स्ड है उनमें भी आता है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक हो, कॉमन एरर्स हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट 31, our market research shows that there will be a huge demand by such products in the next few years. So by such products देखने में ही गलत लगता है। डिमांड किसकी होना चाहिए, डिमांड फॉर समथिंग, तो यहां पर बाई का यूज नहीं होगा। कि मार्केट रिसर्च ये प्रदर्शित करती है, दिखाती है कि देयर विल बी ए ह्यूज डिमांड, कि बहुत ज्यादा मांग होगी, किसके लिए, फॉर सच प्रोडक्ट्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कि आगे कुछ सालों में ऐसे प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड होगी। तो के लिए डिमांड होगी, यू मान लीजिए आप। तो यहां पर अगेन फॉर का यूज कीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए अगला सेंटेंस, 32 नंबर सेंटेंस। द रेट ऑफ डेवलपिंग ऑफ सिम्टम्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेशेंट्स बट these symptoms die out in a span of 4 weeks। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहे हैं कि ये जो सिम्टम्स है, इनके जो डेवलप होने की जो रेट है, वो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग होती है। these symptoms die out in a span of 4 weeks, और ये जो सिम्टम्स है ये अगले 4 वीक्स के अंदर खत्म भी हो जाती है। ठीक, तो ध्यान से इस सेंटेंस को अगर देखें तो यहां पर द रेट ऑफ डेवलपिंग सिम्टम्स, यहां पर ये और लगाने की जरूरत नहीं है। द रेट ऑफ डेवलपिंग सिम्टम्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेशेंट्स बट दीज सिम्टम्स डाई आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, इन ए स्पेन ऑफ 4 वीक्स, 4 सप्ताह के स्पेन में ये खत्म हो जाते हैं, ये जो ये एक तरीके से निकल जाते हैं, हट जाते हैं। 33, मेनी एनिमल्स आर केपेबल फॉर perceiving an impending natural event such as an earthquake or a tsunami। सुनामी का मतलब समुद्र में भी तूफान आ जाता है, अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह जो होते हैं। कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स के अंदर जो आने वाली जो कुछ प्राकृतिक घटनाएं, इंपेंडिंग का मतलब आने वाली, जो तुरंत कुछ समय बाद जो होने वाली चीजें, परसीव का मतलब वो उनको भांप जाते हैं, तो दे आर कैपेबल फॉर, जबकि यह हमेशा होता है कैपेबल ऑफ, यानी कैपेबल के बाद हमेशा एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होना चाहिए, एफ और फॉर का यूज नहीं होता। नेक्स्ट 34, ए कमिटी विल बी सेट अप टू एक्सप्लोर प्रोज एंड कॉन्स बाय ए कॉमन फ्री स्ट्रक्चर
and will take a final decision on it within a week. कि कमेटी जो है वो सेटअप की जाएगी, बनाई जाएगी। किसके लिए? फॉर ए कॉमन फी स्ट्रक्चर, कि कॉमन फी स्ट्रक्चर के लिए। तो यहां पर देखिए बाई का यूज गलत है, कि जो कमेटी सेटअप की जाएगी, जो फीस का कॉमन स्ट्रक्चर, उसकी अच्छाई और बुराई, प्रोज और कॉन्स को एक्सप्लोर करने के लिए, और कुछ अगले सप्ताह में ये अपना फाइनल डिसीजन ले लेगी। सो मीनिंग ए कमेटी विल बी सेटअप टू एक्सप्लोर प्रोज एंड कॉन्स फॉर ए कॉमन फी स्ट्रक्चर। क्या आना चाहिए यहां पर? फोर का यूज होगा। किसका यूज करेंगे? फोर का यूज होगा। आइए नेक्स्ट। द मेन एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग सच स्कीम्स इज दैट यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस। सो देखिए मेन एडवांटेज जो है वो उस चीज की बात हो रही है, और यहां पे हो रहा है इन्वेस्टिंग। तो वी इन्वेस्ट मनी इन समथिंग, ये तो आप पढ़ चुके हैं। तो यहां पर ये जो इन्वेस्ट के बाद डायरेक्ट जो आया है, क्लियर, यही गलत है। यहां पर इन्वेस्ट इन सच स्कीम्स होना चाहिए। इन वी इन्वेस्ट मनी इन सम बिजनेस, इन आना चाहिए ना। तो यहां पर होगा द मेन एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन सच स्कीम्स इज दैट यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस। कि ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का जो फायदा है, एडवांटेज, वो ये है कि आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आइए नेक्स्ट 36। While the formation of RBI was approved in March 1934, it was inaugurated only in April 1st, 1935। कि जब आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ और मार्च 34 में इसे अप्रूव किया गया, ठीक, और इनाग्रेशन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम लोग कोई ड्यूरेशन दिखाते हैं तो इनका यूज होता है, इसलिए यहां पर इन मार्च अपने आप में सही है। पर जब हम किसी डेट की बात करते हैं, किसी तारीख की या एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, तो इन नहीं, फिर ऑन का यूज होता है। इसलिए यहां पर इट वॉज इनाग्यूरेटेड ओनली ऑन अप्रैल 1st, जैसे ऑन 15 अगस्त, ऑन 20 जुलाई, ऑन का यूज होता है ना। तो यहां पर ऑन का यूज होगा। क्लियर? अगला सेंटेंस देखिए। It will not be possible for you to catch the train on time because the nearest railway station is at 10 kilometers away। ठीक? तो यहां पर ये at लगाने की जरूरत ही नहीं है। It's 10 किलोमीटर अवे अपने आप के अंदर ये सही है। ठीक? तो यहां पर पार्ट 4 में जो at का यूज किया ये सुपरफ्लुअस है। ओके, आइए नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है 38 और सेंटेंस है एट लास्ट अमर फाउंड नरेश अंडर द शेड ऑफ ए ट्री एंड ब्रॉट हिम बैक ऑन द सिटी। तो ध्यान दीजिए, सेंटेंस में देखते आपको एरर पता होना चाहिए कि आखिरकार अमर ने नरेश को एक पेड़ की छाया के अंदर पाया, एंड ब्रॉट हिम बैक ऑन द सिटी नहीं होगा, यहां पर होना चाहिए इन द सिटी। क्लियर? तो बहुत क्लियर ये आपके सामने है कि ऑन सिटी के अंदर आता है, तो इनका यूज होगा, ऑन का नहीं। 39th नंबर सेंटेंस देखिए। मदर सेट थ्रू हर चेयर। अब देखिए सेट थ्रू हर चेयर अपने आप के अंदर देखते ही यहां पर जो है ये एरर का पता चल जाना चाहिए कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि चेयर के थ्रू नहीं बैठते, चेयर पर बैठते हैं। तो चूंकि देखते ही एरर पता चल गई तो मैंने आपको बता दिया। सेंटेंस पूरा यूं है, मदर सेट थ्रू हर चेयर बाय द फायर टू रीड हर बुक बट हर 10 लिटिल बॉयज वर टू नॉइजी। कि अब यहां पर चेयर जो आग जली हुई होगी बाय द फायर, उसके पास कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके जो 10 छोटे बच्चे थे वो बहुत नॉइजी थे, बहुत आवाज कर रहे थे। तो ध्यान दीजिए यहां पर सेट थ्रू नहीं होगा। अब जनरली चेयर के साथ यहां पर ऑन का यूज होना चाहिए। मदर सेट ऑन हर चेयर, कि वह अपनी चेयर पर बैठ गई। अगर ये आर्म्ड चेयर होता तो यहां पर इनका यूज भी हो सकता था। अगर आर्म्ड चेयर है, हत्थे वाली चेयर जिसे कहते हैं ना हम लोग, तो इनका यूज भी हो सकता है। लेकिन यहां पर चूंकि सिंपल चेयर में अभी कंफर्म नहीं हो रहा, तो अपन तो लेटेस्ट टेक इट एज ए सिंपल चेयर, सो यू सिट ऑन ए चेयर। ये नेक्स्ट 40।
द रिसेंट इम्पोज ड्रेस कोड इन द यूनिवर्सिटी एज इनरेज्ड का मतलब क्रोध दिलाना, क्रोधित कर देना, गुस्सा दिला देना। ये रेज एक बहुत अच्छा शब्द है जो एसएससी में अनेक बार पूछा जा चुका है। मीनिंग होता है एंगर। इसी का एक और शब्द है रॉथ, वो क्रोध, गुस्सा, फ्यूरी भी कह सकते हैं हम इसको ना। तो यहां पर इंडिग्नेशन भी कह सकते हैं हालांकि। तो यहां पर इनरेज का मतलब होता है किसी को क्रोध दिलाना। सो यूनिवर्सिटी हैज एनरेज द स्टूडेंट्स हु विल बी गोइंग ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि जो रिसेंटली जो ड्रेस कोड यूनिवर्सिटी के अंदर इंपोज किया है, तो उससे स्टूडेंट्स को उसने गुस्सा दिला दिया। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि मंडे से वो स्ट्राइक पर जाएंगे। तो कोई काम शुरू होने का टाइम बता रहा है। तो यहां पर सिंस मंडे नहीं होगा, यहां पर होगा फ्रॉम मंडे, क्योंकि किसी डेट से कोई काम शुरू करते हैं और या भविष्य में करेंगे तो हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं होगा। तो होना चाहिए कि ऑन स्ट्राइक फ्रॉम मंडे। आइए नेक्स्ट 41, चेंज सोशल सेटिंग डिमांड्स, कि जो बदली हुई सामाजिक परिस्थितियां वो डिमांड करती हैं, मांग करती हैं द स्कूल्स टू टीच मॉरल सोशल वैल्यूज अमंग विद द एकेडमिक स्किल्स। तो कह रहा है कि जो बदली हुई परिस्थितियां हैं वो क्या डिमांड करती हैं कि स्टूडेंट्स को मॉरल एंड सोशल वैल्यूज एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ पढ़ाई जाए। तो देखिए यहां पर अमंग विद बिल्कुल गलत है। क्लियर। तो अब ये जो 41 नंबर जो सेंटेंस है, यहां पर ये जो अमंग है ये सुपरफ्लुअस है। यहां ये कहा जा रहा है कि सोशल स्किल्स के साथ साथ उनको क्या पढ़ाया जाए, मोरल एंड सोशल वैल्यूज भी स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाए। ये बदली हुई परिस्थितियों की मांग है। तो अमंग या सुपरफ्लुअस है, यानी इसकी जरूरत नहीं थी। यहां पर ये होना चाहिए मोरल एंड सोशल वैल्यूज विद एकेडमिक स्किल्स। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 42, द बॉय हु वॉज गिल्टी विद हैविंग स्टोलन द सेल फोन केम आउट विद द ट्रूथ। कि लड़का जिसने सेल फोन चुराया, ही केम आउट विद ट्रूथ, और सच्चाई के साथ आ गया। यहां पर ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो इस बॉय की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का जो कि सेल फोन चुराने का गिल्टी पाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा गिल्टी के बाद इसका प्रोनाउंसिएशन है गिल्टी और इसका नाउन है गिल्ट। गिल्टी के साथ ध्यान दीजिएगा विद का यूज नहीं, हमेशा ओ एफ ओ का यूज होता है। गिल्टी ऑफ, ठीक, जैसे एक्यूज्ड ऑफ, तो वहां भी एक्यूज्ड ऑफ होता है ओ एफ ओ। तो यहां पर गिल्टी के साथ विद की बजाय ओ का यूज करेंगे, ओ एफ। नेक्स्ट सेंटेंस 43, these recently upgraded branch offices have been fully computerized and are connected to headquarters to ensure proper monitoring। तो ये जो अभी हाल ही में जो अपग्रेड किए हुए जो ऑफिसेज है, ठीक, जो अपग्रेडेड ऑफिस है, उन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा हेडक्वार्टर से। सो हैव बीन फुली कंप्यूटराइज्ड, उनका पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर दिया गया है और उन्हें हेडक्वार्टर्स से जोड़ दिया जाएगा प्रॉपर मॉनिटरिंग इंश्योर यानी सुनिश्चित करने के लिए। तो यहां पर कनेक्टेड विद का यूज करेंगे, कनेक्टेड टू नहीं होगा। ठीक, तो सेंटेंस होगा दीज रिसेंटली अपग्रेडेड ब्रांच ऑफिसेज हैव बीन फुली कंप्यूटराइज्ड एंड आर कनेक्टेड विद हेडक्वार्टर्स टू इंश्योर प्रॉपर मॉनिटरिंग। ठीक, विद। ओके, नेक्स्ट आइए 44, after a delay in more than 5 months the project is likely to commence next week। commence का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, स्टार्ट करना। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा शुरू से ही सेंटेंस में देखते ही एरर पता होना चाहिए। आफ्टर ए डिले इन मोर देन 5 months, इस 5 महीने की डिले को जोड़ा गया है इनसे, यही यहां पर गलत है। यहां पर होना चाहिए 5 महीने से भी ज्यादा की जो देरी है, तो यहां ओ एफ ओ का यूज होगा। आफ्टर ए डिले ऑफ मोर देन 5 months द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू कमेंस नेक्स्ट वीक।
कि 5 महीने से ज़्यादा जो की देरी के बाद अब जो प्रोजेक्ट है वो अगले वीक उसके शुरू होने की, कमेंस होने की संभावना है, इज लाइकली। ये पॉसिबिलिटी दिखाता है ये स्ट्रक्चर। और जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान दीजिए, हमने अपनी युआम ग्रामर बुक को बेसिकली तो 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। पहला रिफ्रेश योर ग्रामर, जिसमें ग्रामर से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स को डिटेल में समझाया है। सेकंड है स्ट्रक्चरल ग्रामर, उसमें सभी तरीके के स्ट्रक्चर दिए हैं। यहां टू बी लाइकली प्लस टू फॉर्म ऑफ द वर्ब आए तो ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको हमारी बुक युआम ग्रामर में मिलेंगे। और थर्ड सेक्शन में हमने ग्रामेटिकल रूल्स का प्रैक्टिकल स्टडी किया है, इसलिए हमने उसका नाम दिया है अप्लाइड ग्रामर। और फोर्थ पार्ट में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अनसीन पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, क्लोज टेस्ट, हिंदी ब्लैंक, जम्बल्ड सेंटेंसेस या सेंटेंस अरेंजमेंट, कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उनको हमने टॉपिक वाइज दिया, फिर साथ में प्रीवियस पेपर भी दिए। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए युआम ग्रामर का स्ट्रक्चरल ग्रामर वाला पार्ट को पढ़े। ठीक, तो यहां पर ओ होगा 45। They have not fully considered the impact that relaxing these guidelines is likely to have with the economy. अब यहां पे देखिए, they have not fully considered the impact, उन्होंने जो impact जो प्रभाव है उसको पूरा जो है अभी तक उसको कहना चाहिए कंसिडर नहीं किया है। दैट रिलैक्सिंग दिस गाइडलाइंस, की इन गाइडलाइंस को रिलैक्स करना इज लाइकली टू हैव विद द इकोनॉमी। तो लाइकली टू हैव ऑन द इकोनॉमी होना चाहिए कि इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी। तो ये विद यहां पर गलत है। कहा जा रहा है कि वह इस प्रभाव को, इंपैक्ट को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, कंसिडर नहीं किया कि इन गाइडलाइन में रिलैक्स देना यानी उनको थोड़ा नरमी बरतना, क्या संभावना हो कि उनका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव होगा, ये वो कंसिडर नहीं कर पाए। तो यहां पर टू हैव ऑन द इकोनॉमी होगा, यानी द इंपैक्ट दे हैव ऑन द इकोनॉमी। आप यूं मान लीजिए, जैसे वी इफ वी डोंट कंसिडर दिस वन देन वी विल हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। सो इंपैक्ट ऑन समथिंग टू, तो यहां पर इसी के रेफरेंस में हमको इसको संदर्भ में सोचना पड़ेगा और यहां हैव के बाद ऑन द इकोनॉमी होना चाहिए। नेक्स्ट है ये 46। कोल माइंस कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर परसेंटेज ऑफ द सोर्सेज विच कॉज डैमेज ऑन द इन्वायरमेंट। देखिए, कोल माइंस कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर परसेंटेज ऑफ द सोर्सेज विच कॉज डैमेज। सो वी कॉज डैमेज टू समथिंग। तो ये जो यहां पर दिया हुआ है 46 में कि डैमेज वाला पार्ट, तो यहां पर ऑन नहीं होगा, टू आना चाहिए। यानी समथिंग कॉज डैमेज टू समथिंग, क्या होगा, टू। क्लियर? ये कुछ एप्रोप्रिएट और उस कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं प्रेपोजिशन का यूज होता है। इसलिए जब कभी भी आप प्रेपोजिशन के रूल्स के साथ साथ आपको उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ भी देखना चाहिए कि यहां पर एक किस संदर्भ में इसका यूज हो रहा है। क्या ये कोई फिक्स्ड यानी एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन तो नहीं है जो कि हमेशा उसका ऐसा इस्तेमाल होता ही है। तो प्रेपोजिशन को समझने के लिए रूल्स के साथ साथ आपको रेगुलर कुछ से कुछ पढ़ते रहना चाहिए, ताकि आपको शब्दों का जो स्ट्रक्चर, उनकी संरचना है, उनसे कौन से किन किन शब्दों का क्या मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बनता है, तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, आइए नेक्स्ट 47। कॉलेज एजुकेशन by itself is neither good nor bad. It all depends on what use you put it to. क्लियर? कि जो कॉलेज एजुकेशन है वो अपने आप में ना तो बुरी है ना अच्छी है। तो देखिए, नीदर का यूज हुआ है, इसके बाद नो डाउट नॉर का यूज है, इसलिए ये अपने आप में सही है। क्लियर? तो कहा कि नीदर गुड नॉर बैड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यूज यू पुट इट टू। तो यहां पर जो इसके अंदर एरर का जो पार्ट है वो बाई की जगह पर इनका यूज होना चाहिए कि कॉलेज एजुकेशन इन इटसेल्फ, बाई इटसेल्फ नहीं होगा, कि कॉलेज एजुकेशन अपने आप में ना तो बुरी है ना अच्छी है। ये डिपेंड करता है कि हम इसका क्या यूज करते हैं।
तो ये बाई इटसेल्फ नहीं होगा। बाई इटसेल्फ मतलब तो अपने आप में अकेला हो जाता है। ही डिड इट बाई हिमसेल्फ, उसने अपने आप अकेले ये काम किया। पर यह कह रहा है कि कॉलेज एजुकेशन अपने आप में, ठीक, तो बाई की जगह पे क्या होगा, इट का यूज होगा। आइए 48, और 80% फ्रॉम अस feel that if we had taken some corrective measures earlier, the crisis could have been averted। कि हम में से 80% लोग ये महसूस करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। हम में से 80% महसूस करते हैं कि अगर हमने करेक्टिव मेजर्स पहले ले लिए होते, यानी सुधारात्मक कदम पहले उठा लिए होते, तो ये जो क्राइसिस है इसे टाला जा सकता था। एवर्ट एक बहुत अच्छा शब्द है, और यहां एवर्ट का जो मतलब होता है वो होता है टालना, ठीक, यानी जो क्राइसिस है उसे टाला जा सकता था। तो ध्यान दीजिए 80% फ्रॉम अस नहीं होगा, 80% ऑफ अस, हम में से। जैसे 10 पीपल आउट ऑफ, तो ऑफ का यूज हुआ ना, यहां पे फ्रॉम नहीं होगा, यहां पर ओ एफ ओ का यूज किया जाएगा। ओके, बहुत अच्छा सेंटेंस है। और यहां पर इफ का यूज है। इफ के साथ जब इम्पॉसिबल कंडीशंस दिखाई जाती है तो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और जो मेन क्लॉज है उसके साथ मॉडल्स के साथ, यानी मॉडल्स का परफेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। कुड, वुड, माइट के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म, चूंकि ये पैसिव वॉइस में, तो यहां पर हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। टाला जा सकता था, टल गई होती, अगर 80% लोग ऐसा महसूस हम में से करते। एनीवे, फ्रॉम का यूज गलत। आइए 49 नंबर सेंटेंस जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं उसको देखिएगा। वाइल प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज ऑनलाइन, ऐसे फैसिलिटीज को ऑनलाइन प्रोवाइड करना, मेक्स इट कन्वीनियंट एंड इजीली एक्सेसिबल फॉर कस्टमर्स, वी फेस सेवरल चैलेंजेस। तो देखिए, एक्सेस टू समथिंग होता है, ये एक अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, जैसे आई हैव एक्सेस टू इंटरनेट, वी ऑल हैव एक्सेस टू इंटरनेट। तो यहां पर फॉर का यूज नहीं होगा, एक्सेस से ही ये एडजेक्टिव बने एक्सेसिबल। सो ये होना चाहिए कि इजीली एक्सेसिबल टू कस्टमर, कि जो ऑनलाइन जो फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जा रही है के दरमियान, ये इसको और कन्वीनियंट बना देता है, आसान बना देता है कस्टमर्स को एक्सेस करने में। तो यहां पर फॉर का यूज नहीं, किसका यूज करेंगे, TO2, क्योंकि एक्सेस टू समथिंग, ये स्ट्रक्चर है इसका। आइए नेक्स्ट, शी वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन शी वॉज अनाउंस्ड द विनर ऑफ द नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, कि उसको बहुत ज्यादा एक तरह से अचानक आश्चर्य जैसा हुआ। कब, जब उसको नेशनल लेवल कंपटीशन का विनर अनाउंस किया गया। तो शी वॉज टेकन विथ सरप्राइज, जो भी प्रेपोजिशन है पहले उनको अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहां पर क्या होगा, ठीक, तो शी वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन शी वॉज अनाउंस्ड द विनर ऑफ द नेशनल लेवल कंपटीशन। क्या एरर है, ध्यान से देखिए, यहां पर शी वॉज टेकन बाय सरप्राइज, विद सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर में वाई का यूज किया जाता है। 51, वी आरंट बोदर्ड एज लॉन्ग एज दे डोंट इंटरफियर विद माई फ्रीडम, कि मुझे जब तक मैं बोदर नहीं करता हूं, चिंता नहीं करता हूं, कब तक, एज लॉन्ग एज दे डोंट इंटरफियर विद माई फ्रीडम, कि जब तक वो मेरी फ्रीडम में कोई इंटरफियर नहीं करे। तो यहां पर अगेन विद का यूज गलत है, इंटरफियर इन होता है, वी इंटरफियर इन समथिंग, तो क्या करेंगे, इन। ओके, 52 नंबर सेंटेंस, while most major economies set aside about 3% of their GDP in research and development, India spends less than 1% on this। अब देखिए कह रहा है कि एक और तो जो मेजर इकोनॉमीज है, जो बड़े जो अर्थव्यवस्था वाले जो देश है, क्लियर, वो लोग अपने जीडीपी का 3% एक तरफ सेट असाइड कर देते हैं, निकाल कर रख देते हैं इन रिसर्च। इन रिसर्च, रिसर्च में
नहीं, यहां पर रिसर्च के लिए निकाल कर रख देते हैं। मान लीजिए आप कुछ पैसा बचाते हैं तो आप कहते हैं ना कि भाई मैं फ्यूचर के लिए कुछ पैसा और बच्चों की शादी के लिए बचा के रख रहा हूं। सो वी सेव मनी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। तो हियर वी वांट टू शो द पर्पस कि वो जो जीडीपी का 3% जो बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों निकाल कर रख देते हैं, किस चीज के लिए? फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि इंडिया 1% से भी कम खर्च करती है इन पर, तो यहां पर इनका यूज गलत है। जब हम कोई चीज एक तरफ निकालकर सेव करके बचा के रखते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। तो यहां पर इन रिसर्च नहीं, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो क्या यूज करेंगे? फॉर। आइए नेक्स्ट 53 नंबर सेंटेंस। द पुलिस रिसीव्ड ट्रेमेंडस सपोर्ट। बहुत ज्यादा, बहुत यानी ट्रेमेंडस मतलब अत्यधिक सपोर्ट मिला फ्रॉम द जनरल पब्लिक ओवर दैट इशू। अब देखिए जो 53 नंबर जो सेंटेंस है, ध्यान दीजिए कि जो 53 नंबर सेंटेंस के अंदर जो एरर है वहां पर पब्लिक पुलिस रिसीव ट्रेमेंडस सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। देखिए वी रिसीव समथिंग फ्रॉम समबडी, तो ये फ्रॉम तो सही है। द जनरल पब्लिक, ये ओवर गलत है। देखिए ऑन और ओवर के कुछ स्पेसिफिक यूसेज हैं। ऑन इज जनरली यूज्ड पर और ओवर कवर करते हुए होता है, तब हम इसका ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पर ऑन का यूज होना चाहिए, ऑन दैट इश्यू, नॉट ओवर दैट इश्यू। ठीक, आइए 54 क्लियर। और 54 में जो यूज है, द एक्ट्रेस मेड ए रेयर अपियरेंस। रेयर का मतलब न के बराबर, कि पार्टी में शायद वो कभी कभी अपियर होती हो, सम्मिलित होती हो। So actress made a rare appearance at the party and was overheard talking in her next big project. Overheard का मतलब होता है कि मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपको उनकी बातचीत सुनने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर उनकी आवाज थोड़ी तेज है, तो आप भी न चाहते हुए भी उनकी आवाज सुन लेते हैं, तो हम कहते हैं वी ओवर हियर समथिंग, कि हम किसी की बात को सुन लेते हैं। ठीक, तो यह है कि एक्ट्रेस पार्टी के अंदर शायद उसका कोई सम्मिलित वो होती हो, लेकिन वहां पर वह अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट पर बात करते हुए सुनी गई, तो यह टॉकिंग इन नहीं होगा, टॉकिंग ओवर हर नेक्स्ट प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर इनका यूज तो बिल्कुल गलत है। अबाउट भी हो सकता, वी ओवर आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, लेकिन इनका यूज गलत है। या तो यहां पर यूज होना चाहिए, ये जो इनकी जगह पर है, ये या तो यहां पर होना चाहिए अबाउट या ओवर। नेक्स्ट आइए 55। इट इज नॉट वर्दी द कंपनीज रेपुटेशन टू कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। कि ये कंपनी की रेपुटेशन के योग्य या सुयोग्य नहीं है कि वो प्रॉफिट के खातिर, फॉर द सेक ऑफ द प्रॉफिट, वो जो क्वालिटी है उससे समझौता करे। तो ध्यान दीजिए यहां पर जहां जहां भी ये जो यूज हुआ है आपका, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो ये बाकी तो सब सही है, लेकिन वर्दी के साथ हम ऑ का यूज करते हैं हमेशा, टू बी वर्दी ऑफ समथिंग। तो यहां पर ये ऑ छोड़ दिया। यहां कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी बिल्कुल सही है, फॉर द सेक ऑफ हमेशा फॉर द सेक ऑफ होता ही है, लेकिन इट इज नॉट वर्दी ऑफ, जैसे आई एम वर्दी ऑफ के सुयोग्य होना, तो यह ऑ का यूज होना चाहिए। आइए नेक्स्ट सेंटेंस है 56 आपके सामने। द कंपनी, ये कंपनी सब्जेक्ट, विच हैज वन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो प्लान्स। सो विच हैज वन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये एडजेक्टिव क्लॉज जो कंपनी की विशेषता बता रहा। कंपनी ऑल्सो प्लान्स टू इन्वेस्ट विद पावर सेक्टर। मेन सेंटेंस है कंपनी ऑल्सो वांट प्लान्स टू इन्वेस्ट विद पावर सेक्टर। तो मैंने पहले भी शायद कोई सेंटेंस आया है, इन्वेस्ट हम करते हैं मनी, तो इनका यूज होता है, इन्वेस्ट समथिंग इन समथिंग, तो यहां पर विद का यूज नहीं होगा। इन्वेस्ट इन, और ध्यान दीजिए इन्वेस्टिगेट इन या इनटू नहीं होता है, पर पैसा वगैरह का जो हम निवेश करते हैं तो फिर यहां इनका यूज होना चाहिए। विच हैज वन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट,
ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो कंपनी की विशेषता बताए। कंपनी जो कि गवर्नमेंट का प्रोडक्ट जीत चुकी है ऑल्सो प्लान्स टू इन्वेस्ट इन द पावर सेक्टर, पावर सेक्टर में भी इन्वेस्ट करने का योजना बनाती है या बना रही है। ठीक, आइए 57, इन अकॉर्डेंस विद द बाईलॉज, बाईलॉज के अकॉर्डिंग he has to taken on as chairman of the committee with effect from the first of next month, कि जो कंपनीज के बायलॉज है उसके अकॉर्डिंग he has to take on as the chairman। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जो हम यूज कर रहे हैं कि चेयरमैनशिप पर वो अधिक पर पदासीन होने जा रहे हैं विथ इफेक्ट। तो यहां पर इन अकॉर्डेंस विथ, ये बिल्कुल सही है, ये पहले इन है तो बाद में इन है, या सिर्फ अकॉर्डिंग टू होता है। ठीक, इन अकॉर्डेंस टू नहीं होता है, यहां पर टेक ओवर होना चाहिए। टेक ओवर एज चेयरमैन, चेयरमैन के रूप में पद ग्रहण करना कमेटी का, तो यह टेक ओवर एज चेयरमैन, तो यहां पर ऑन की जगह पर ओवर का यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट आइए 58, his main classification on the job, for the job होना चाहिए, is his extensive experience in foreign branches। उसकी जो मुख्य जो योग्यता है इस जॉब के लिए वो सिर्फ है कि उसका जो एक बहुत ज्यादा गहरा अनुभव है फॉरेन ब्रांचेस में काम करने का। वो देखते यार, आपको पता चलना चाहिए कि 58 में क्या होगा, यहां पर 4 नहीं होगा, सॉरी ऑन नहीं, 4 का यूज होगा। आइए नेक्स्ट, हैविंग लिफ्टेड द हैवी वेट द बॉय सफर्ड ए सीवियर पेन इन हिज एल्बो जॉइंट। क्या होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि सेकंड पार्ट में सफर का यूज हुआ है, वी सफर फ्रॉम समथिंग, ये एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है, इसलिए यहां पर कहना चाहिए हैविंग लिफ्टेड द हैवी वेट, बहुत ज्यादा बोझ उठाने के कारण द बॉय, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका सब्जेक्ट ये बॉय है, इस बॉय ने ही ये हैवी वेट उठाया है जिसके कारण उसको सीवियर पेन से जो एल्बो में जो जॉइंट है ये उठाया होगा भारी वेट, उससे वो सफर करता है। तो यहां पर सफर फ्रॉम होना चाहिए, द बॉय सफर्ड फ्रॉम। ठीक, आइए नेक्स्ट 60, और ये बैंक पीओ क्लर्क में पूछा हुआ जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट सेंटेंस है। इसके बाद हम लोग एसएससी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बस अंतर यह है कि बैंक एग्जाम में पूछे हुए कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंस थोड़े बड़े होते हैं, आर बिगर देन दोज विच आर आस्क्ड इन एसएससी एग्जामिनेशंस, और एसएससी में छोटे होते हैं। पर चूंकि एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन तो दोनों में आपको रटे होना ही चाहिए। लास्ट सेंटेंस, after graduating from college, having an engineering degree, he received a job offer from a reputed American firm। देखिए, after graduating from college, having an engineering degree, तो ये कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। अब इसका मीनिंग यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग डिग्री के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद ही रिसीव्ड, तो ये ग्रेजुएट किसने किया? ही ने। तो यहां हैविंग गलत है, ये विद होना चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज विद इंजीनियरिंग डिग्री ही रिसीव्ड ए जॉब ऑफर फ्रॉम ए रेप्यूटेड अमेरिकन फर्म, कि इंजीनियरिंग डिग्री से के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद उसने अमेरिकन फर्म की जो रेप्यूटेड फर्म है उससे उसको जॉब ऑफर मिला, तो यह हैविंग की जगह पर विद होना चाहिए। ओके, सो ये सारे सेंटेंसेस थे प्रेपोजिशंस को लेकर, और ये बैंक एग्जामिनेशन में पूछे हुए सेंटेंसेस थे। रिमेंबर, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस द चैप्टर ऑफ प्रेपोजिशंस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू। You have to acquire, or you have to have good knowledge of all the prepositions, which I have already taught you in detail, and also I have written in detail in our UAM grammar book. You must study the chapter as well as you must listen to the video lesson. And more important is
यू मस्ट बाय हार्ट मीन्स आपको याद रखना, रट लेना है all the appropriate prepositions. There are some verbs, adjectives and nouns which always take some specific or particular preposition after them, जो आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए. अभी आपने जब एक्सरसाइज सोल्व की, then you have already seen that most of the questions are based on appropriate preposition or on fixed prepositions. चूंकि prepositions का चैप्टर fill in the blank, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बैंक पीओ के थे. अब हम लोग जो एसएससी में जो सेंटेंसेस पूछे गए हैं, हम उन सभी सेंटेंसेस को भी वीडियो लेसन के मार्फत उनको हम लोग सोल्व करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.